किसी दिन की ठीक आती है। अब अपडेट हो गया है तो अब जो है डाटा कम खाएगा। देखते हैं। लाइव हो गई क्लास? क्लास रिकॉर्ड कर दीजिएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। कपिल चौधरी, नेहा, अमित आ गए हैं और सारे लोग आ जाए भाई। सभी लोग जितने भी लोग हैं जुड़े, जल्दी से क्लास स्टार्ट की जाए। प्रेम प्रकाश, ठीक है। अभी तक क्लास में कोई डाउट किसी को बताएं? सारी चीजें सही चल रही हैं? सबकी तैयारी अच्छे से हो रही है? बताएं, सबकी तैयारी अच्छे से हो रही है? अमित जी सर, अमन, ओके ओके, ठीक है। सबको एकदम पूरे मन से लगे रहिए, कहीं से कोई नेगेटिव पॉइंट आपके मन में विचार नहीं आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, सबका ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है। सब लोग लगे रहे इसी मन से, इसे जोश से। तो कुछ चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं। अभी तक जितनी चीजें हो गई हैं उसमें किसी को डाउट होगी तो सैटरडे को वो क्लास में हम डाउट क्लियर कर लेंगे। तो आपके अगर कोई क्वेश्चंस होते हैं अभी तक जो क्लास हुई है, ज्योग्राफी की पीडीएफ कब, संडे को पीडीएफ हम बनवाएंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस सब्जेक्ट के, वो मैं सारा इंक्लूड करूंगा उसमें। तो मंडे तक संभवतः आपको मिल जाएगा, ठीक है। सर अमित कह रहे हैं कि सर मेरा 17 नंबर आएगा। नहीं, 17 मत लाइए, आप 18 और 19 का भी प्रयास करिए। ऐसा नहीं कि आपका 17 ही आएगा भाई, आप 18-19 भी ला सकते हैं और 18-19 के लिए भी प्रयास करिए। 17 पर लिमिट ना रखिए, हमें अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छे नंबर लाने हैं। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पुटअप कर रहा हूं, कुछ उसके आंसर आप दें कमेंट में, थोड़ा सा जल्दबाजी करके। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जैसे इंटरव्यू आप दे रहे हैं और आपसे ये पूछा जाए कि क्या आप चाय लेंगे, तो आपका आंसर यस होगा कि नो होगा? अगर इंटरव्यू में आपसे ये पूछ लिया जाए कि क्या आप चाय या पानी लेंगे, सोनू कह रहे हैं यस, अमन कह रहे हैं यस। देखिए, जिनके आंसर यस हैं, अगर वो आपसे पानी के लिए पूछते हैं तो पानी अगर आपको आवश्यकता है, रियल में लग रहा है कि पानी की आवश्यकता है, तो आप पानी की डिमांड वहां यानी पानी को यस कर सकते हैं। लेकिन चाय के लिए आपको मना ही करना है, और वो थैंक्स कहते हुए मना करना है आपको। हाँ, इस तरह से प्रदीप वर्मा जी।
नो थैंक यू सर, आपको वहां यस बिल्कुल भी नहीं बोलना है। अपने जिले के बारे में हमने कहा था, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप 10 पॉइंट कम से कम लिखेंगे। किस किसने लिख लिया है? और किसी के व्हाट्सएप मुझे नहीं आए हैं, शायद एक आध लोगों ने किया था। अमित यादव यस, मेरे पास तो व्हाट्सएप नहीं आया अमित जी आपका। प्रदीप वर्मा कह रहे हैं यस। अगर आपने सबने लिख लिया है तो उसको प्रिपेयर करिए और उसकी स्क्रीनशॉट हमें भेज दीजिए, हमें पता चल जाए कि आपने वो काम कर लिया है और आपकी तैयारी ठीक चल रही है। गुलाब करें मैंने किया है, ठीक है, कह तो सब लोग रहे हैं कि हमने कर लिया है, फिर व्हाट्सएप क्यों नहीं आया भाई? मेघना सर मैं शाम को, ठीक है मेघना जी, आप पहले ठीक हो जाएं, हॉस्पिटल से घर आ जाइए, फिर आप पढ़ाई कंटिन्यू करिए। अमित यादव आज 9 बजे सेंड करेंगे, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इसका बैकग्राउंड चेंज कहां से होता है? कर सकते हैं व्हाइट के बजाय और कोई कलर, ये और कलर कोई हो सकता है क्या? अच्छा चलिए, ये हाँ आज हम फिजिक्स पे चर्चा करने वाले हैं और फिजिक्स से जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे, भौतिकी से यानी साइंस से जो क्वेश्चन बनेंगे उस पे हम चर्चा करेंगे और क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम देखेंगे। बताइए साफ दिख रहा है सबको, क्लियरली दिख रहा है? संदीप करें व्हाइट ठीक है, ब्लैक व्हाइट भी ठीक है, व्हाइट ब्लैक था, ठीक है, ओके ओके। तो फिजिक्स के बारे में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं थोड़ा सा जिक्र करूं कि एक बार यानी पिछले इंटरव्यू में आपसे पूछा गया है त्वरण के बारे में, जो क्वेश्चंस पूछे गए मैं यहां लिख दे रहा हूं। त्वरण के बारे में पूछा गया है, एक्सीलरेशन के बारे में, और दूरी विस्थापन में अंतर पूछा गया है, दूरी व विस्थापन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में अंतर पूछा गया है, और प्रकाश वर्ष के बारे में पूछा गया है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है ये पूछा गया है। तो ये 2-3 क्वेश्चन तो रिपीट हो चुके हैं, कई बार रिपीट हो गए हैं। और एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका न्यूटन के नियम से, न्यूटन के नियम से जुड़ा हुआ। तो ये 2-4 क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं उसको भी हम ध्यान देंगे कि हाँ ये रिपीट हो चुका है। और अब हमें क्या पढ़ना है जो पूछा जा सकता है, जिनकी पूरी संभावना है पूछे जाने की, वो हम आज पढ़ेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम फिजिक्स के बारे में जान ले थोड़ा सा, फिजिक्स या भौतिकी क्या है। तो भौतिकी दोस्त 2 चीजों पर पूरा डिपेंड है, एक द्रव्य और दूसरा ऊर्जा, दूसरा ऊर्जा। यानी अगर फिजिक्स के बारे में कोई पूछता है तो आप कह दो कि भाई द्रव्य और ऊर्जा का जो कॉम्बिनेशन है, यानी द्रव्य और ऊर्जा के बारे में जो हम पूरी पढ़ाई कर रहे हैं वो फिजिक्स के अंतर्गत आएगा, सिंपल भाषा में। ठीक है, बताइए फिजिक्स की परिभाषा को मैं 2 शब्दों में केवल कंप्लीट करना चाहूंगा कि ये ऊर्जा और द्रव्य के बारे में जो जानकारी देगा, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अध्ययन करेंगे, वही क्या है फिजिक्स। द्रव्य और ऊर्जा, मैटर और एनर्जी। फिजिक्स को प्रकृति भी कह सकते हैं, प्रकृति। और प्रकृति में यानी नेचर में जितनी भी चीजें हैं मौजूद, या तो वो द्रव्य के रूप में होंगी या तो वो ऊर्जा के रूप में होंगी। इस 2 के अलावा कोई चीज किसी तीसरे फॉर्म में नहीं मिलेगी। तो फिजिक्स जो है वो नेचर है। नेचर का मतलब नेचर में प्रत्येक चीज या तो मैटर के फॉर्म में होगी या तो एनर्जी के फॉर्म में होगी।
द्रव्य के रूप में होगी या फिर ऊर्जा के रूप में होगी। तो फिजिक्स की बेसिक सी परिभाषा है, आप कह सकते हैं द्रव्य और ऊर्जा के बारे में जो हम पढ़ाई करेंगे, जिसमें अध्ययन करेंगे, वही क्या है, फिजिक्स है। ओके, अब जो क्वेश्चंस आए हैं, मतलब ये त्वरण जो है वो एक तरह से मात्रक पूछा गया है, उसकी परिभाषा पूछी गई है। प्रकाश वर्ष भी मात्रक है, परिभाषा पूछी गई है। इस तरह से तो मैं शुरुआत कर रहा हूं कि फिजिक्स में मात्रक से, तो मात्रक से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैंने कल 1D 2D 3D के बारे में बताया था, 1D 2D और 3D, तो ये सबका क्लियर हो गया होगा कि 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, इसमें जो भी मात्रक आएंगे वो एक घात में होगा, उसका जो घात होगा मात्रक का वो एक घात में होगा, और 2D में होगा तो 2 घात में होंगे मात्रक, 3D में होगा तो 3 घात में होंगे मात्रक। ये केवल दूरी को दर्शाता है, यानी लंबाई को दर्शाता है, दूरी कह लें या लंबाई कह लें, इसमें ये केवल लंबाई को दर्शाएगा और ये क्षेत्रफल को बताएगा, और 3D वाला आयतन को बताएगा, 3D आयतन को बताएगा। इतनी चीजें क्लियर हैं सबकी? 1D 2D 3D, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है आपके मात्रक क्लियर करने के कि 1D में होंगे तो 1D को मैं एक बार फिर से कह दूं, चाहे लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो या फिर गहराई हो, सब में बात आती है 10 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा, 5 मीटर गहरा, 10 मीटर ऊंचा, तो ये सब मीटर में आएंगे, ये लंबाई को दर्शाएंगे। लेकिन 2D में होगा तो क्षेत्रफल होगा, और क्षेत्रफल की परिभाषा हमने क्या बताई है, समतल पर घिरी आकृति, समतल पर घिरी या बंद आकृति का जो पूरा स्थान है, समतल पर कोई एक आकृति, ये समतल है, ये आकृति जो घिर गई, चाहे जिस बंद आकृति हो, वो जो पूरा स्थान घेर रही है, यही आकृति का क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल में आपको क्या बताना है कि 2D या समतल का नाम जरूर लेना है, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त अब क्या जानना है, शुरुआत हम कर रहे हैं मात्रक से। तो पहला जो है मात्रक, अगर हम दूरी की ही बात करें, दूरी की ही बात कर लें, तो दूरी के जो भी मात्रक होते हैं, आपको पता होगा कि दूरी को मापने के लिए मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सबका उपयोग होता है। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, सेमी, किलोमीटर, मीटर, मीटर भी कह लें, मीटर, किलोमीटर, और भी आप पढ़ेंगे यहां पर क्या, प्रकाश वर्ष और पारसेक और खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई, तो ये जो हमने बताया ये दूरी के मात्रक हैं। अगर केवल ये कहा जाए कि दूरी के मात्रक बताइए, तो इनमें से आप किसी का नाम ले सकते हैं, वो एकदम सही होगा। आप चाहे मीटर बताएं, सेंटीमीटर बताएं, केवल दूरी के मात्रक बताएं तो आप ये कह सकते हैं, या दूरी के कुछ मात्रक बताएं तो इनमें से किसी का नाम ले सकते हैं। अगर आपसे ये केवल इतना कहा जाए कि दूरी के मात्रक बताएं, कुछ दूरी के मात्रक बताएं, 1-2 दूरी के मात्रक आपसे पूछे जाएंगे, तो आप इनमें से किसी का नाम ले लें, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, प्रकाश वर्ष, पारसेक, खगोलीय इकाई, ये सभी दूरी के मात्रक हैं। इतनी बात क्लियर हुई? ये सभी दूरी के मात्रक हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ी सी इस बात पे भी चर्चा कर लेता हूं, देखिए भौतिकी में एक शब्द आता है राशि, या आपने सुना होगा भौतिक राशि, तो उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस हम करेंगे। भौतिक राशि आपने सुना होगा, भौतिक राशि, तो एक शब्द आता है राशि, तो ये राशि क्या है वो हम बताना चाहेंगे आपको, तो थोड़ा सा फिजिक्स आपको समझ में आ जाए। फिजिक्स में कुछ भी जो आप पढ़ेंगे वो प्रूफ किया गया होगा एक्सपेरिमेंट पे, यानी लैब में उसका प्रूफ होगा, उसको वैज्ञानिकों ने प्रूफ करके दिया होगा, तभी यहां पर किताबों में कोई चीज लिखी होगी। अगर हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री में ऐसा नहीं होता, वो उनके अनुमान के आधार पे भी कई चीजें लिखी हुई हैं।
जो हिस्ट्री में लिखी हुई है, लेकिन फिजिक्स में अनुमान के आधार पे नहीं लिखा जाता, यहां पर प्रूफ के आधार पे लिखा जाता है। जो चीज प्रयोगशाला में प्रूफ कर लिया गया होता है उसी के बारे में लिखा जाता है। देखिए राशि क्या है, जिसको संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि कहते हैं। संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि कहते हैं। राशि को आप और भी चीज समझ सकते हैं, इसको हम गुण से जोड़ सकते हैं। जो किसी का गुण बताए या कोई ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट का कोई गुण बताए वो राशि कहलाएगा, जिसको हम संख्या के रूप में प्रकट कर सके। ऐसा गुण जिसको हम संख्या के रूप में प्रकट कर सके वो क्या होगी, राशि होगी। ठीक है, फिर आगे आपको पढ़ना है भौतिकी के नियमों को जिन राशियों, भौतिकी के नियमों को जिन राशियों, जिन राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशियां कहते हैं। मतलब ये जैसे आप कोई मात्रक यूज कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वो भौतिकी के नियम के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, भौतिकी के नियमों के देखें, भौतिकी के नियमों को जिन राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है, आपसे भौतिक राशि पूछ लिया जा सकता है या नहीं भी पूछा जाएगा, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि कोई भी मात्रक अगर हम लिख रहे हैं, किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो भौतिक नियमों को फॉलो करें। जिनको हम इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं वो भौतिक राशियां कहलाएंगी। राशि का मतलब गुण हो गया, किसी का गुण बताएगा, लेकिन वो गुण किस में व्यक्त किया जाना चाहिए, भौतिक राशि में। तब वो भौतिक राशि के गुण को पूरी तरह व्यक्त करेगा जो फिजिक्स के मानक के अनुसार, नियमों के अनुसार होगा। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, आपने पढ़ रखा होगा, अदिश राशि और सदिश राशि। तो सदिश राशि जिसमें दिशा, सदिश का मतलब दिशा भी हो और परिमाण भी हो, तो परिमाण के साथ साथ दिशा होगी तो ये सदिश होंगी, और दिशा नहीं होगी तो अदिश होगी। जैसे हम एक एग्जांपल से समझ लेंगे सदिश अदिश, ज्यादा समय नहीं लेंगे। आपको किसी चौराहे से किसी के घर जाना है, तो उन्होंने बताया कि आप इस चौराहे से, ए चौराहे से, ये ए चौराहा है और बी का मकान कहीं पे है, तो ए ने कह दिया कि आप 5 किलोमीटर घर आ जाओ, 5 किलोमीटर आ जाओ मेरा घर है, तो क्या आप बी के घर पहुंच पाएंगे? अगर ए ने केवल इतनी बात कह दी कि आप 5 किलोमीटर आगे आ जाओ और मेरा घर है, तो क्या आप बी के घर पहुंच पाएंगे? अगर वो इस तरह की इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वो अदिश है। और अगर ए ने कह दिया कि आप उस चौराहे से पूरब में 5 किलोमीटर आ जाओ, तो वो सदिश होगी। वहां दिशा भी है, परिणाम भी है, परिमाण भी है। तो वहां पर जो 5 किलोमीटर बताया जा रहा है वो तो आपका परिमाण हो गया, और जो उन्होंने पूरब कह दिया वो दिशा हो गई। अब आप पूर्व दिशा में ही जाएंगे 5 किलोमीटर, लेकिन पहले सेंटेंस में क्या था, आप 5 किलोमीटर आ जाओ, तो 4 दिशाएं होती हैं, आप किधर जाएंगे, गलत रास्ते पे या उल्टी दिशा में किसी में जा सकते हैं। तो ये अदिश और सदिश के एग्जाम्पल थे। इतने से आपकी बातें क्लियर हो गई होंगी कि ये अदिश और ये सदिश है। यहां वही लिख रखा है हमने, वे भौतिक राशियां जिनमें दिशा नहीं, जिनमें अदिश राशि की डिफिनेशन, जिनमें दिशा नहीं होती, यहां लिखा हुआ जिनमें दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है, भौतिक राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे समय, चाल, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य, आयतन, विद्युत धारा आदि। तो इनके आप 2-3 एग्जाम्पल भी याद कर लेंगे। इनको आप जूम कर लिया भाई, ठीक है। तो आपको बता दिया कि परिमाण वहां पर केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, वो अदिश राशियां होंगी। अदिश से समझ में आ रहा है, जिसमें दिशा ना हो, तो वो समय हो गया। जैसे हम आपसे पूछे कि समय कितना है, तो आप 10 बजे 9 बजे कुछ भी बताएंगे, उसमें दिशा का कोई रोल नहीं है। ठीक है, चाल हम पूछ रहे हैं तो उसमें दिशा का कोई रोल नहीं है। द्रव्यमान आप बताएंगे तो द्रव्यमान में इतना किलोग्राम द्रव्यमान,
10, 20, 30 किसी चीज का आप द्रव्यमान पूछेंगे तो उसमें दिशा का कोई मतलब नहीं आएगा। तापमान में, कार्य में दिशा का कोई रोल नहीं होगा। लेकिन ऐसी राशियां, वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। आपको बताया ना हमने एग्जांपल कि उसके घर जाना है बी के, लेकिन अगर वो बताया कि 5 किलोमीटर आ जा तो अदिश होगी, और साथ में बोल दिया कि 5 किलोमीटर पूरब में या पश्चिम में या उत्तर में, दक्षिण में आ जाओ, तो वो क्या होगी? सदिश। तो यहां पर लिख रखा है हमने। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे आप देखें। सदिश के एग्जाम्पल बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, रेखी आवेग, रेखी संवेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और बल आघूर्ण। तो ये कुछ हैं, इनमें से 2-3 आप याद कर लेंगे। कम से कम 3 एग्जाम्पल अगर पूछे गए कि आप सदिश राशि के 3 एग्जाम्पल बताएं, तो कम से कम, वो कुछ भी नहीं कहते हैं तो 2-3 आपको बताना है। ऐसा नहीं कि एक बोल के चुप हो जाइए। एटलीस्ट आपको 2 या अधिकतम आपको 3 के वहां पर एग्जाम्पल देने हैं। तो जिसमें एक तरह से यहां पर आप देखेंगे कि लगभग सभी शब्दों में वा का प्रोनाउंसिएशन होता है। वा का प्रोनाउंसिएशन होता है वो सदिश होते हैं। जिसमें वा का प्रोनाउंसिएशन हो, वा शब्द बार बार आए, उसका उपयोग हो रहा हो, तो वो जनरली सदिश होता है। बताइए, ये क्लियर हो गया? अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। देखें, अदिश सदिश के बाद इसके मूल मात्रक जो हैं, ये आपको पता होना चाहिए मूल मात्रक क्या है। तो मूल मात्रक जिसपे जो मूल होता है किसी का, मतलब आधार होता है, तो फिजिक्स के आधार मात्रक हैं, बेस हैं, ये मूल मात्रक कौन से हैं? 7 होते हैं। और ये 7 आपने पढ़ रखा होगा। पहला मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडला और मोल। ठीक है। मीटर किसको दर्शाता है? दूरी को। किलोग्राम किसको दर्शाता है? द्रव्यमान को। सेकंड किसको दर्शाएगा? समय को। और विद्युत धारा एम्पियर, पदार्थ की मात्रा मोल, और क्या बच गया आपका? कैंडला और केल्विन, ताप का केल्विन। और जो एक बच गया, क्या रह गया? ये एक, ठीक है, मीटर आपका दूरी को दर्शाएगा, ये द्रव्यमान को दर्शाएगा, सेकंड समय को दर्शाएगा, एम्पियर ताप को दर्शाएगा, सॉरी विद्युत धारा को दर्शाएगा, और ये ताप को दर्शाएगा, और मोल जो है वो पदार्थ की मात्रा को, पदार्थ की मात्रा को, और कैंडला जो है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। तो ये 7 जो है मूल मात्रक हैं। आपसे हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि 7 यानी मूल मात्रक कितने होते हैं, इतना ही, या फिर कौन से होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना क्या है? थोड़ा सा इनके बारे में देखें। वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो 7 तो आपके मूल हो गए। इसका मतलब जो अब कोई भी मात्रक होगा वो मूल मात्रक की सहायता से उत्पन्न हुआ होगा, बनाया गया होगा, लिखा गया होगा। वो 7 के बेस पे ही लिखा गया है, उसी के आधार पे वो सभी क्या होंगे? व्युत्पन्न मात्रक। जो अब नए लिखे जाएंगे वो सभी क्या होंगे? व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है। अब हम मात्रक की बात कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं मात्रक की। तो आप मात्रक में सबसे पहले, जैसे हमने बात किया किसकी? दूरी की। तो दूरी की बात करेंगे तो दूरी को पहले समझ लें कि दूरी की डिफिनेशन क्या बताएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन हमने लिखा था, दूरी और विस्थापन में अंतर पूछा गया था। तो दूरी क्या होगी? तो आपको क्या बताना है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की कुल लंबाई, एक बिंदु से दूसरे बिंदु या सोर्स और डेस्टिनेशन यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु तक चली गई कुल लंबाई या तय की गई कुल लंबाई को क्या कहेंगे? दूरी।
जूम तो कर दिया भाई। जूम कर दिया है, मैं इसको बता रहा हूं अभी, आप इस पे ध्यान न दें, मैं इन चीजों को बता रहा हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है। तो अभी मैं बात कर रहा था दूरी की, तो आप पहले समझ लें कि दूरी की परिभाषा क्या बताएंगे। आपसे दूरी और विस्थापन का अगर अंतर पूछा गया है तो दूरी को अलग, विस्थापन को अलग एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर नहीं दिख रहा है? मैंने जूम कर दिया, अब आपको दिख रहा होगा। देखें, पहले दूरी को समझ लें। तो एक बिंदु और दूसरा बिंदु ये हम ले रहे हैं, इसको आप सोर्स और डेस्टिनेशन या प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु कह सकते हैं। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु या प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच तय की गई कुल रास्ते की लंबाई, तय की गई कुल रास्ते की लंबाई क्या होगी? दूरी। अब आप देखें, अगर हम बात करें दूरी की, तो इस दूरी को हम एक बिंदु दूसरा बिंदु यहां ले रहे हैं। आप ये दूरी ऐसे भी तय कर सकते हैं, इस तरह भी जा सकते हैं, इस तरह से भी जा सकते हैं, कहीं से और जाने के बाद भी आप आ सकते हैं। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, मतलब ए से बी तक पहुंचने के आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। आप कहीं से भी घूम के जा सकते हो। एक रास्ता है जो ऐसे सीधा जाता है, ये सबसे छोटा रास्ता दिख रहा होगा। इसके अतिरिक्त जितने भी रास्ते हैं वो सबसे बड़े होंगे, और भी जो भी रास्ते होंगे वो बड़े होंगे इससे। तो दूरी क्या है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने में तय की गई रास्ते की कुल लंबाई। दूरी क्या है? तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई। ऐसा लिख सकते हैं, तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई। केवल छोटे शब्दों में याद करेंगे, रास्ते की कुल लंबाई को ही क्या कहेंगे? दूरी। बोलिए क्या कहेंगे? दूरी। किसी गतिमान वस्तु द्वारा या किसी पिंड द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई को क्या कहेंगे? दूरी। क्लियर हो गई? अब वो दूरी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के अगर ये पूछे जाए कि कितने रास्ते होंगे, तो ये इनफाइनाइट यानी अनंत रास्ते हैं। यहां पे अनंत रास्ते भाई, यहां से यहां तक जाने के लिए आप देख रहे हैं, ऐसे जाओ, थोड़ा सा और पहले चले जाओ, थोड़ा सा और पहले, और ये कितना भी हो सकता है, या कहीं घूम के आप कई बार घूम के आओ, तो ये अनंत रास्ते होंगे। एक बात ये क्लियर हो गई कि दूरी, और ये जो दूरी होगी इसको हम सेंटीमीटर में बता सकते हैं, मिलीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, और प्रकाश वर्ष, पारसेक, खगोलीय इकाई किसी में बता सकते हैं। ठीक है, किसी में भी बता सकते हैं। दूरी ये हो गया। अब विस्थापन समझ ले, फिर हम दूरी के और विस्थापन के मात्रक समझेंगे। आप विस्थापन समझे क्या है? विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, दोनों में पहले अंतर समझ लें। ये एक बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। अभी हम यही बात कर रहे थे, वहां भी ए से आपको बी तक जाना है, ए से बी तक जाना है। तो ए से बी तक जाने का जो रास्ता सबसे छोटा होगा, जो सबसे छोटा रास्ता होगा, सबसे छोटा रास्ता होगा, वही आपका विस्थापन कहलाएगा। ए से बी तक पहुंचने का जो सबसे छोटा पथ होगा, सबसे शॉर्टेस्ट पथ होगा, वही आपका विस्थापन होगा। तो आप बताओ विस्थापन के लिए कितने रास्ते हैं? मानी ए से बी तक जाने के लिए आपके पास केवल एक सिंगल रास्ता है, एक रास्ता है। क्लियर है? आप दूरी अगर देख रहे थे तो हम दिशा नहीं बता रहे हैं। दूरी में आप ऐसे चले जाओ, ऐसे चले जाओ, कहीं से आ जाओ, किसी भी दिशा में जाकर के फिर आ जाओ, लेकिन यहां पर डायरेक्शन फिक्स है। अगर आपको बी तक जाना है ए से, तो आपकी डायरेक्शन यही होनी चाहिए। आपकी डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो यहां से ए से बी तक जाने में आपको ईस्ट में ही चलना पड़ेगा, तभी यहां आप पहुंचेंगे और ये दूरी सबसे शॉर्टेस्ट होगी। तो विस्थापन क्या है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता, यानी किसी पिंड द्वारा किसी रास्ते की तय की गई लंबाई जो होगी वो सबसे छोटी होगी, तो वो विस्थापन कहलाएगा। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच का सबसे छोटा पथ, सबसे छोटा रास्ता विस्थापन कहलाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब हम आते हैं इनके मात्रक पे। तो देखिए, दूरी का जो मात्रक है,
दूरी का मात्रक आप जनरली अगर कहेंगे तो आपको केवल मीटर में बताना है। जनरली एमकेएस पद्धति एक होती है, तो हम ज्यादातर उसी में बात करेंगे। बाकी आप कुछ भी अगर वहां पर नाम नहीं लिया गया तो कुछ भी बता सकते हैं। तो एमकेएस का मतलब मीटर, किलो और सेकेंड। मीटर, किलो और सेकेंड। तो दूरी का जो मात्रक है, अभी हम इसमें मीटर बता रहे हैं। विस्थापन का मात्रक, तो विस्थापन भी दूरी को ही बताएगा। भाई ये लंबाई बता रहा है। अगर दूरी हमने कहा ये यहां से चल के 20 मीटर चला, तो 20 मीटर क्या होगी? लंबाई होगी। 20 मीटर क्या दर्शाएगा? लंबाई को। किसमें होगा? 1D में। इसी तरह यहां से यहां तक अगर हम कहें 5 मीटर है, तो 5 मीटर भी किसको दर्शाएगा? लंबाई को। और लंबाई इस तरह से दूरी ही हुई, मतलब इसका भी मात्रक क्या होगा? मीटर। विस्थापन का भी मात्रक क्या होगा? मीटर। तो दोनों के मात्रक में कोई अंतर नहीं है। दोनों के मात्रक में कोई अंतर नहीं है। अगर आपसे अंतर पूछा जाएगा तो आप ये नहीं बताएंगे कि इसका मात्रक ये, इसका मात्रक ये, क्योंकि मात्रक तो समान हो गए। आप अलग से कह सकते हैं लास्ट में कि इसका मात्रक दोनों का समान होता है, अंतर बताने के बाद। अगर आपसे ये पूछा जाए दूरी और विस्थापन में अंतर बताएं, तो जो अंतर आपको पता है वो अंतर बताएंगे, और लास्ट में आप ये पॉइंट जोड़ सकते हैं कि दोनों के मात्रक समान होते हैं, जबकि दोनों के मात्रक समान होते हैं। अब समझिए अंतर क्या है दोनों में। अंतर मैं यहां बताऊं आपको, दूरी और एक तरफ विस्थापन। तो अंतर समझना है दोस्त। पहली बात, जो दूरी के रास्ते हैं वो अनंत हैं। हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के हमारे पास जो रास्ते हैं वो कितने हैं? अनेक हैं। रास्ते अनेक हैं, और यहां पर रास्ता एक है। बताइए, क्लियर है? दूरी तय करने के लिए रास्ते अनेक हैं, विस्थापन तय करने के लिए रास्ते एक हैं। दूसरा, ये छोटी से छोटी लंबाई होगी। ये क्या होगी? दोनों बिंदुओं के बीच जो छोटी से छोटी लंबाई होगी, दोनों बिंदुओं के बीच सबसे छोटा पथ, ऐसा लिख लें, सबसे छोटा पथ। जो सबसे छोटा पथ होगा वो आपका विस्थापन होगा। और यहां पर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, यानी कि छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है यहां पर, लेकिन सबसे छोटा होगा। अब वो सबसे छोटा वाला भी दूरी कहलाएगा, बड़ा वाला भी दूरी कहलाएगा, मीडियम वाला भी दूरी कहलाएगा। तो सभी आएंगे। यहां से यहां तक अगर ऐसे ही गए तो ये दूरी भी होगा, विस्थापन भी होगा। तो छोटा भी हो जाएगा, ऐसे गए तो बड़ा भी हो जाएगा, और ऐसे गए तो और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो पथ है सबसे छोटा होगा, यहां छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। अब दूरी हमेशा धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। दूरी कैसी होगी? धनात्मक। ये कैसा होगा? धनात्मक, ऋणात्मक, कुछ भी हो सकता है। विस्थापन जो है धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है। दूरी पॉजिटिव होती है, विस्थापन ऋणात्मक होता है। हाँ, ऐसा नहीं, दूरी जो है धनात्मक होगी, विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक दोनों होंगे। अमित जी, दोनों होंगे। कैसे? आप यहां से यहां तक जा रहे हैं, आप किसी भी दिशा में जाएंगे तो दूरी जितनी, कुछ ना कुछ तो चली ही जाएगी। आप दूरी जितनी भी चलेंगे, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, आप कुछ भी चलेंगे, यहां धनात्मक ऋणात्मक के साथ में शून्य भी आएगा। दूरी आप कुछ भी तय करेंगे, यहां से यहां तक चलेंगे, 2 मीटर या 4 मीटर या 6 मीटर कुछ भी, तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी। विस्थापन के केस में देखें, यदि ए बिंदु से बी बिंदु, यहां पर हम ले रहे हैं ए और बी, आप ऐसे यहां से इस तरफ जाना था, आपको ईस्ट में जाना था, पूर्व में जाना था, और अगर पूर्व में ही गए हैं तो वो धनात्मक होगी। अगर पूरब में जाना था, पॉजिटिव, अगर रिवर्स चले गए, पूरब के बजाय आप पश्चिम में आ गए, तो वो डिस्टेंस जो थी आपने उतनी ही कवर की, लेकिन आपकी डायरेक्शन चेंज हो गई, तो वो ऋणात्मक होगी। और एक बात और, ये एक ही बिंदु है, यहीं से चल के यहीं पे आ गए, तो दूरी में प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु वही हो गया। तो हम देखेंगे यहां से यहां तक चल के आए, तो सपोज करिए ये 20 मीटर तय करके आए तो दूरी होगी। लेकिन विस्थापन में क्या होगा? दोनों एक ही बिंदु पे आ गए, तो दोनों के बीच का सबसे छोटा रास्ता, दोनों के बीच की सबसे छोटी लंबाई, तो एक ही बिंदु पर अगर हम कहें तो दोनों के बीच की लंबाई क्या हो गई? शून्य। तो विस्थापन क्या होगा? शून्य। यानी ये धनात्मक होगा दूरी, और ये धनात्मक ऋणात्मक शून्य कुछ भी हो सकता है।
इतनी बात क्लियर हो गई। एक लास्ट पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट देखें। जो दूरी है, ऐसा लिख सकते हैं हम, या ये संबंध लिख लें, या लास्ट पॉइंट दूरी व विस्थापन में आप संबंध कह लें इसको, दूरी व विस्थापन में संबंध कह सकते हैं, रिलेशन कह सकते हैं। तो जो अभी आपने देखा कि ए से बी तक जाने का ये तो विस्थापन हुआ, और ये दूरी भी हो सकती है। तो विस्थापन इसको हम मान लेते हैं ये 5 मीटर है, और दूरी ऐसे गया वो 10 मीटर गया, ऐसे गया वो 20 मीटर गया। तो आप यहां से क्या देखेंगे, जो दूरी है वो बराबर हो सकती है किसके, विस्थापन के। ए से बी तक का एक ही रास्ता है, तो दोनों बराबर होंगे, विस्थापन भी दूरी भी। तो आप कह सकते हैं दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं। दूसरा केस क्या है, अगर आपने ये रास्ता अपनाया, इस रास्ते को छोड़ के, तो ये 5 से ज्यादा हो जाएगा, 10 या 20 हो जाएगा। तो आप दूसरी बात क्या कहेंगे, दूरी बड़ी होगी किससे, विस्थापन से। तो इन दोनों जो अलग अलग बातों को मैंने लिखा, एक में अगर लिखें तो ये आ जाएगा दूरी बड़ी होगी या बराबर होगी। इसका मतलब बड़ी होगी अथवा बराबर होगी किसके, विस्थापन के। तो ये पॉइंट आप लास्ट में ऐड कर सकते हैं कि दूरी बड़ी होगी या बराबर होगी किसके, विस्थापन के। एक केस होगा जिसमें दूरी बराबर हो जाएगी, और हर केस में दूरी बड़ी होगी। कोई भी रास्ता और लेंगे तो बड़ा आएगा, तो ये बताएगा हमेशा बड़ा। ठीक है, या फिर इसको और भी डिराइव कर दें, इसको इस तरफ ले आए। देखिए एक चीज और कर सकते हैं क्या, यदि इसको हम ऐसे इस तरफ पक्षांतर कर लें, दूरी बटे में क्या कर लें, विस्थापन। तो दोस्त यहां से ये सिंबल जो है बड़े और बराबर का है, ये किसके आएगा, एक के। यानी इसको अगर इधर कर ले तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो दूरी और विस्थापन का जो रेशियो होगा, ऐसे पूछा जा सकता है, दूरी और विस्थापन का रेशियो या अनुपात, विस्थापन छोटी होगी या बराबर होगा दूरी से, दूरी सदैव बड़ी होगी, बराबर होगी विस्थापन से। हाँ दोनों चीजें, तो इसको हमने कंबाइन कर दिया, तो साथ में बताएंगे दूरी बड़ी हो सकती है या बराबर हो सकती है विस्थापन के। बड़ी भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, दोनों केस। एक ही रास्ता है तो बराबर हो गया, और रास्ते हैं तो बड़ी हो जाएगी। अब मैं क्या बता रहा था कि दूरी और विस्थापन का अगर रेशियो पूछा जाए, तो इनका जो रेशियो है, आप ये कहेंगे कि इनका अनुपात हमेशा 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा। दूरी और विस्थापन का अनुपात दिख रहा होगा आपको, या तो 1 के बराबर होगा या तो 1 से बड़ा होगा। क्लियर है, इतनी बातें हो गई। बस चूंकि इससे पूछा गया सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए इस पे हमने समय ज्यादा ले लिया। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखें इसमें हमने लिख रखा था दूरी का जो मात्रक आपको हमने बताया, मीटर, किलोमीटर, ये सब तो होते ही हैं। एमकेएस पद्धति में मीटर होता है। और ये जो प्रकाश वर्ष है, इसको कई बार पूछा गया है, इसको कई बार पूछा गया है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो आप बताएंगे प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी मापने का मात्रक है, यानी दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी जो होगी वही प्रकाश वर्ष कहलाती है। ठीक है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर, इसको भी थोड़ा सा याद कर लेंगे, 9.46 गुणा 10 की पावर 15, 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर प्रकाश वर्ष। यहां पर 3 चीजें हैं, एक और आप लिख लेंगे क्या, खगोलीय इकाई, एक खगोलीय इकाई, ये बराबर होता है 1.49 या 1.49 गुणा 10 की घात 11 मीटर, या इसको आप 1.49 को ऐसा कह सकते हैं 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। तो देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर। कैसे याद रखेंगे कि ये घात 15 मीटर है, तो ये प्रकाश से पा शब्द आएगा और 15 आ जाएगा, तो आपको पता ये थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा कि इसकी जो घात है, जो पावर है वो कितनी होगी, 15। प्रकाश वर्ष वाले में पावर कितनी होगी, 15।
9.46, एक बार साथ में बोलिए आप लोग, 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर एक प्रकाश वर्ष बराबर। दूसरा, दूरी मापने का जो सबसे बड़ी इकाई है वो होती है पारसेक, और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 इंटू 10 की पावर 16। तो देखिए यहां पर पारसेक का मतलब यहां सा रहा है, और सा से आप 16 याद कर लेंगे। यहां पर पा रहा था 15 याद कर लेंगे, सा रहा यहां से 16 याद कर लेंगे। इसकी पावर जो होती है वो 16 होती है, 3.08 गुणे 10 की घात 16 मीटर। और खगोलीय इकाई जो है, आपसे ये पूछा जाएगा प्रकाश वर्ष से बताएं, तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी 1 प्रकाश वर्ष हो गई। ये जो दूसरा पारसेक है, ये बड़ी दूरियां मापने के लिए यूज होती हैं। एक पारसेक बराबर 3.08 गुणे 10 की घात 16, 16 आपको याद रहेगा सेक से, सा से। और खगोलीय इकाई जो है ये सूर्य और पृथ्वी। आपसे ये क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को बताता है। जो खगोलीय इकाई है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को बताता है। मतलब ये एक खगोलीय इकाई बराबर 1.49 गुणे 10 की घात 11। इकाई यहां पर आया है, इकाई से आप याद रखेंगे 11, यहां पर इसकी पावर क्या होगी 11। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगर वो कह दें कि भाई इसका सबसे बड़ा मात्रक दूरी का बताइए, तो आपको पारसेक बता देना है, या कहें कोई 2-3 मात्रक बताएं, तो आप कोई भी 2-3 नाम ले सकते हैं। ये दूरी से और विस्थापन से ये सारी चीजें हो गई। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद हम आएंगे दूरी के बाद चाल पर। दूरी और विस्थापन यहां हमने आपको बता दिया कि दूरी और विस्थापन, और दोनों के मात्रक को मीटर बता दिया। अब देखें चाल की बात आएगी, तो चाल बराबर आपने पढ़ रखा है दूरी बटे समय। तो दूरी का जो मात्रक होगा वो क्या होगा मीटर, और समय का जो मात्रक होगा वो क्या होगा सेकंड, मीटर पर सेकंड। आपसे पूछा जाए कि बताइए चाल क्या होगी। अच्छा बताइए, दूरी और विस्थापन में कोई डाउट किसी को? एक बार यस कर दे, फिर हम आगे बढ़ लें। दूरी और विस्थापन में बता दें जरा सा, कोई दिक्कत किसी को? नो सर, ओके। आपको ऐसा नहीं कि पूरी फिजिक्स पढ़नी है, जितने पॉइंट हम बताएंगे आपको उतना ही तैयार करना है। उसी में से 99% पूछा जाएगा, अगर पूछा गया तो। जरूरी नहीं है कि इससे, लेकिन ये नॉर्मल हाई स्कूल के लेवल का जो है वो सबसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि चाल की बात कर रहे हैं। तो जो चाल है वो आप देखते हैं कि इसका मात्रक क्या आएगा मीटर पर सेकंड, दूरी अपन समय होता है। यहां से आप कह सकते हैं इस तरह से, मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ, एकांक समय में चली गई दूरी। नीचे जो हमने लिख दिया मीटर पर सेकंड, तो यहां पर मतलब कितने सेकंड, 1 सेकंड। यहां पे क्या लिखा हुआ 1 सेकंड, कुछ भी लिखा जाएगा। जैसे हमने यहां पर लिख दिया नीचे किलोग्राम, अगर हमने यहां किलोग्राम लिखा तो ये कितना किलोग्राम को दर्शा रहा होगा 1 किलोग्राम, यानी एक की बात करेगा, एकांक की बात करेगा। तो इसकी बात हम करेंगे जब भी, तो हम एक शब्द यूज करेंगे एकांक। एकांक समय में चली गई दूरी, एकांक समय में, नीचे दिखा रहा है समय कैसा एकांक, और ऊपर दिखा रहा है दूरी, तो एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहेंगे चाल। मात्रक क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, दूसरा वर्ड एक क्या आएगा यहां पर वेग। एक तो आपने पढ़ लिया चाल, दूसरा क्या आएगा वेग, और वेग के इक्वल होता है विस्थापन, विस्थापन बटे में समय। बताइए ये पता है सबको, एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। हाँ अमित जी, आपको रटना नहीं है, मैं रटा नहीं रहा हूं। हमने जो बताया मीटर पर सेकेंड, तो इसी से समझिए ये आगे भी लॉजिक लगेगी। एकांक समय में चली गई दूरी, यहां जो भी होगा वो एकांक होगा, वो कुछ भी हो, किलोग्राम हो, मीटर हो, जो भी हो। एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाएगी चाल।
अब यहां देख रहे हैं विस्थापन, विस्थापन का मात्रक भी तो हमने बताया मीटर होता है, और यहां पर समय का मात्रक भी क्या होगा, सेकेंड। अब चूंकि ये विस्थापन है तो विस्थापन में आप वर्ड यूज करेंगे विस्थापन का। यहां एकांक समय में चली गई दूरी थी, यहां एकांक समय में हुआ विस्थापन या तय किया गया विस्थापन, या एकांक समय में तय की गई विस्थापन की लंबाई। तो एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाएगा, वेग। एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाएगा, वेग। ठीक है, दोनों के मात्रक समान होंगे, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ये जो होगा आपका अदिश है और ये क्या है, सदिश। अभी विस्थापन आपको बताया, विस्थापन क्या है उसमें दिशा आपको क्लियर करनी पड़ेगी कि पूरब में जाना है कि पश्चिम में जाना है, जबकि इसमें दिशा का कोई रोल नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। वेग के बाद आप आ जाएंगे त्वरण। ठीक है, तो त्वरण जो है वेग परिवर्तन की दर, इसको आपने देखा होगा या पढ़ा होगा। वेग परिवर्तन जिस तरह हम बता रहे हैं आपको उतना ही ध्यान देना है। परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मतलब ये वेग और बटे दर, यहां पर क्या, वेग परिवर्तन और बटे में दर। तो आप देखें कि जो वेग में परिवर्तन हो रहा है वो जितने एकांक समय या एकांक एक सेकंड में जितना होगा, जैसे हम ये दर का मतलब क्या हो गया भाई, समय, दर का मतलब समय। तो एक सेकंड में या जितने सेकंड में वेग परिवर्तन हुआ, तो आप नीचे को क्या मानेंगे, हमने कहा एकांक। तो एक सेकंड में जो वेग परिवर्तन हुआ, एकांक समय में जो वेग परिवर्तन होगा, उसी को क्या कहेंगे, त्वरण। इसी लॉजिक को लगाएंगे, यहां पर समय है तो यहां पर समय को आप सेकंड लिख देंगे, वेग परिवर्तन की बात आएगी, यानी वेग आ रहा है तो वेग का जो मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड है, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। अब ये वैल्यू इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके नीचे आप एक मान सकते हैं, इसको आप जब ऊपर ले जाएंगे तो भाई यहां हमने लिखा था मीटर प्रति सेकंड मल्टीप्लाई बाई, ये हो जाएगा 1/सेकंड, 1/सेकंड, तो बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किसका मात्रक हो गया, त्वरण का मात्रक। बोलिए, त्वरण का मात्रक आप वहां खुद से बोलिए, त्वरण का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किसी को याद करने में कोई दिक्कत, जितना पढ़ाऊंगा तुरंत के तुरंत तैयार हो जाएगा। एक बार आप अपने लिए रिवीजन कर लेना ताकि ये मन में एकदम से बैठ जाए। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर यानी एकांक समय में हुआ वेग में परिवर्तन क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। आगे, कपिल चौधरी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आगे देखें, त्वरण के बाद हम ले लेते हैं क्या, एक तो हमने क्षेत्रफल और आयतन को बताया है, तो क्षेत्रफल और आयतन को आपको कुछ नहीं करना है। आयतन जो होगा वो किसमें होगा, आयतन बराबर आपको क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। क्षेत्रफल का मात्रक आपको पहले भी बताया गया है, वो होगा मीटर स्क्वायर, या जो भी यूनिट होगी यूनिट का स्क्वायर, जो भी यूनिट होगी उसकी स्क्वायर। तो इस पे डिस्कस नहीं करना, हम कर चुके हैं पहले से भी। अब आगे आ जाते हैं संवेग पर। संवेग, आपने अगर मोमेंटम का नाम सुना हो संवेग का, इसको हम P से डिनोट करते हैं और ये होता है m इंटू V। आप द्रव्यमान और वेग देखेंगे तो द्रव्यमान एक शब्द आया, वो द्रव्यमान, द्रव्यमान, इसका मात्रक किलोग्राम, इसका मात्रक किलोग्राम। मोमेंट एक शब्द है, संवेग P बराबर m इंटू V। तो आप यहां से क्या कह सकते हैं, जो संवेग है वो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। आपको कुछ अतिरिक्त याद नहीं करना है, अगर ये फार्मूला आपको याद है, इसी से हम कहेंगे संवेग, इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, संवेग बराबर क्या होगा, द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाई वेग। ठीक है, V जो है यहां पर वेग है, आयतन नहीं है, जहां आयतन होगा वहां कैपिटल V लिखेंगे हम। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। यहां से क्या निकल आएगा, जो P है वो प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब अगर आप समझते हैं तो ठीक है, नहीं मैं बता रहा हूं, P प्रोपोर्शनल है यम के और प्रोपोर्शनल है V के। इसको हम हिंदी में कहते हैं समानुपाती, समानुपाती। और एक वर्ड व्युत्क्रम का होता है, जैसे हम लिखे x इनवर्सली प्रोपोर्शनल y, इसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती।
इसका मतलब अपोजिट होता है, इसका मतलब सेम, सीधा सीधा जो रेशियो इसका होगा वो रेशियो इसका होगा। समानुपाती, अनुक्रमानुपाती ये कहा जाता है। मतलब जो चेंज इसमें होगा वही चेंज इसमें आएगा, जो बदलाव इसमें होगा वही आएगा। अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। पी बढ़ेगा तो यम बढ़ जाएगा, पी घटेगा तो यम घट जाएगा, पी बढ़ेगा तो यम घट जाएगा। दोनों सेम चीजें होंगी, एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। ठीक है, अब क्या समझना है, संवेग अगर बढ़ रहा है तो मास बढ़ जाएगा। अब आप संवेग को समझें तो सबसे पहले इसका मैं मात्रक निकाल दूं, तो यहां से जो मात्रक होगा उसका, यहां से आप लिखेंगे द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब क्या लिख देंगे भाई, किलोग्राम, इनटू वेग क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। वेग क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो यहां से आपका जो मात्रक आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड किसका मात्रक, संवेग का। तो आपका संवेग का मात्रक भी पता चल गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब आप देखें, यह हमने क्या बताया कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन संवेग है। यहां से क्या समझना है कि m के प्रोपोर्शनल है, यानी मास ज्यादा होगा तो संवेग ज्यादा होगा। संवेग क्या है, इन दोनों का गुणनफल। तो मास ज्यादा होगा तो यहां पर हम वेग को कांस्टेंट रखेंगे। दो लोगों की बात होगी फिजिक्स में तो तीसरा कांस्टेंट होगा, तो यहां पर कांस्टेंट यानी स्थिर होगा, नियतांक होगा कौन, वेग, और यहां पर m जो होगा वो स्थिर होगा। तो मास बढ़ जाएगा। कोई वस्तु का, अगर एक वस्तु 5 किलोग्राम की है, एक 10 किलोग्राम की है, आपको हम उतने ही फोर्स से मारे। यहां पर वेग को नियत कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, वेग को नियत। 5 किलोग्राम की वस्तु आपके ऊपर गिरे, 10 किलोग्राम की वस्तु आपके ऊपर गिरे, तो कौन ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगी आप पर, 10 किलो वाली, क्योंकि वजन ज्यादा है। अगर वजन ज्यादा होगा तो उसका संवेग ज्यादा होगा, और संवेग ज्यादा होने से फोर्स ज्यादा होगा। संवेग ज्यादा होने से फोर्स ज्यादा होगा, तो आप कहेंगे मास ज्यादा है तो यहां पर संवेग ज्यादा होगा। दूसरी बात, वेग को हम अगर यहां बताएं, मास कांस्टेंट कर दें। देखिए, मास हमने ले लिया 5 किलोग्राम, और वेग जो है एक बार हमने 10 मीटर पर सेकंड का लिया, और एक बार 20 मीटर पर सेकंड का लिया। एक 5 किलोग्राम की वस्तु से हम 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आपको मारे, और एक बार किससे मारे, 20 की स्पीड से। तो मास तो वही है, 5 किलोग्राम ही है। तो जब स्पीड उसकी बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ाएंगे, 20 जो स्पीड है 20 कर दिया 10 से, तो जब स्पीड बढ़ जाएगी तो आपको फोर्स ज्यादा अप्लाई करेगा। बताइए, ये बात क्लियर हुई। अगर मास वही एक छोटा सा टुकड़ा है, उसको धीरे से मारें और उसी से तेजी से फेंकें, तो आप पर जो चोट लगेगी, जब तेजी से फेंकेंगे तो ज्यादा लगेगी। बताइए, ये बात क्लियर हुई। तो ये है इनमें संबंध। संवेग में आपको 4-5 पॉइंट को ही डिस्क्राइब करने हैं, उसी से क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं। बताइए जल्दी से, संवेग क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर मास ज्यादा होगा तो संवेग ज्यादा होगा, यानी फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा। वेग भी ज्यादा होगा तब भी संवेग ज्यादा होगा। ठीक है, अगला पॉइंट, घनत्व देख लें। घनत्व यानी डेंसिटी। इसको हम डी से डिनोट करते हैं, इसको लिखते हैं द्रव्यमान अपान आयतन। द्रव्यमान बटे में आयतन। जो घनत्व है वो द्रव्यमान और आयतन का अनुपात है। सिंपल भाषा में द्रव्यमान और आयतन का क्या है, द्रव्यमान और आयतन का क्या है, अनुपात है। एक लाइन में आपसे अगर ये पूछा जाए कि घनत्व के बारे में बताइए, तो सबसे अच्छी परिभाषा क्या है, ये द्रव्यमान और आयतन का अनुपात है। आपको एकदम एक बार और बता दो सर। अमन जी बताएं, क्या रिपीट करना है, अमन जी क्या रिपीट होना है। देखिए, मैं बात कर रहा हूं घनत्व की, तो आपको सिंपल भाषा में बताना है। जनरली ऐसे ही बता देंगे, द्रव्यमान और आयतन का अनुपात घनत्व कहलाता है। इसके बाद और आपको ओपन करना है, इसको आप क्या लिखेंगे, किलोग्राम। इसको क्या लिखेंगे, आयतन है तो मीटर क्यूब। अब जो हमने यहां बताया वो हर कुछ यहां कैसी होगी, एकांक में होगी। कैसी होगी, एकांक। यहां समय था, यहां दूरी थी, जो भी होगी एकांक। तो अब आप बताएंगे क्या, एकांक आयतन में निहित वस्तु की मात्रा। क्या बताएंगे, एकांक क्या है, ये एकांक आयतन है। एकांक आयतन का मतलब आयतन निश्चित कर दो, एक आयतन क्या कर दो, स्थिर कर दो, निश्चित कर दो।
आयतन क्या कर दो आप, निश्चित कर दो। उससे क्या होगा, अब ये एकांक में बात कर रहा है। एकांक का मतलब आप ऐसा समझ लें, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, जब तीनों का गुणा करेंगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो एकांक मीटर क्यूब में या एकांक आयतन में निहित वस्तु की मात्रा, रखी जाने वाली वस्तु की मात्रा क्या कहलाएगी, घनत्व। घनत्व का मतलब कोई चीज कितनी घनी है। जैसे एक बोतल में आप चीनी भरें और बालू भरें, चीनी भरें और बालू भरें, तो एक बोतल जो आपका फिक्स है, आपका एक बोतल है, ये हमने एक बना दिया, इसी में एक बार आप चीनी भर लो और एक बार क्या भर लो, बालू। तो एक बार बालू भर लो, इसको उठा के देखो, वजन करो इसका, तो आपको पता चलेगा कि बालू वाला वजन ज्यादा हो गया और चीनी वाला कम है। भरा पूरा डब्बा आपका, आपने पूरे बॉक्स को भरा, लेकिन एक में चेंज है, एक में कम है, एक में ज्यादा है। क्यों आया, क्योंकि उनमें घनत्व अलग है, जो घनत्व है वो अलग अलग है। तो यहां चीनी की मात्रा कम आई है, इसका मतलब चीनी का घनत्व कम है। जिसकी मात्रा कम होगी उसका घनत्व कम होगा, जिसकी मात्रा इसमें ज्यादा आ पाएगी, जो ज्यादा घना होगा वो ज्यादा घनत्व वाला होगा, वो ज्यादा घनत्व वाला होगा। यहां से क्या आएगा, डी प्रोपोर्शनल टू एम। द्रव्यमान और घनत्व क्या होंगे, समानुपाती, और डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वी के। डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सर 60 में बताओ, बस मैं दो तीन चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि उससे संबंधित कुछ भी पूछ लिया जाए, क्लियर हो जाए। बाकी बहुत नहीं कि आपको सारे हम बताएंगे, मेन मेन पॉइंट बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिनका जनरली यूज है। आप तेजी से गाड़ी से जा रहे थे, टक्कर लग गई एक गाड़ी में, तो तेजी से जाने पर जो टक्कर लगेगी, धीरे धीरे जाने पर जो टक्कर लगेगी, गाड़ी का वजन सेम है लेकिन फोर्स में अंतर होगा, टकराने पर अंतर होगा। तो ये मैं बात खत्म कर लूं। एम, अगर आपका द्रव्यमान ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी। हमने कहा ना, इसका द्रव्यमान, एक डिब्बे में चीनी भरा और बालू भरा, तौल लिया तो बालू का ज्यादा आ गया, द्रव्यमान ज्यादा आएगा इसमें। इसमें द्रव्यमान ज्यादा होगा तो घनत्व ज्यादा होगा, द्रव्यमान कम होगा तो घनत्व कम होगा। और ये कह रहा है कि आयतन ज्यादा होगा तो घनत्व ज्यादा होगा, आयतन ज्यादा होगा तो घनत्व कम होगा। इसमें जो चीज ज्यादा आएगी, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम आधा भरे और आधे में, या ये कह दें कि इसमें 2 किलोग्राम चीनी भरे, 2 किलोग्राम चीनी और 2 किलोग्राम बालू आप भरे, तो देखें कि चीनी आधी भर गई और बालू पता लगा कि नीचे तक ही रह गया। इसका मतलब बालू ने, यहां तक हम कहें, यहां तक में बालू आ गई जो 2 ही किलोग्राम है, और चीनी यहां तक में आ रही है 2 किलोग्राम, मतलब ये जगह ज्यादा ले रही है। तो जो आयतन कम लेगा उसका घनत्व ज्यादा होगा, जो आयतन ज्यादा लेगा उसका घनत्व कम। तो एक का ज्यादा दूसरा कम, आयतन ज्यादा तो घनत्व कम, आयतन कम तो घनत्व ज्यादा। इतनी बात क्लियर हो गई, बोलिए। बस इसके बाद आपको शॉर्टकट में ही पढ़ना है, इतना डिटेल में पढ़ना था, इसके बाद शॉर्टकट में ही सब पढ़ना है। बताइए इसमें कोई दिक्कत किसी को। इनसे एक तो दूरी और विस्थापन से, त्वरण से, 2 क्वेश्चन हमने यहां पे लिखे थे जो 4, दूरी से, त्वरण से, इनसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो आपका कंप्लीट हो गया। और जो 1-2 क्वेश्चन और भी लिखे थे वो भी आपके हो जाएंगे। ठीक है सर्वेश जी, ओके। आप ये क्लास कंप्लीट कर लेंगे। मैंने बताया कि पिछली चीजें जो आप कल नहीं करके आए वो आज जरूर लिख लेंगे। एक और, अब हमारे 2-3 क्वेश्चनों को आप नोट करेंगे और कल लिखेंगे और उसका आंसर बताएंगे। 2-3 क्वेश्चन आप नोट कर ले और फिर मैं क्लास को ओवर करता हूं। एक क्वेश्चन आप ये लिख ले, एक क्वेश्चन आप लिखे भाई, आपको ये क्वेश्चन लिखना है, इंटरव्यू क्यों देने आए हैं, क्यों देने आए हैं। यहां आने से पहले आपके मन में क्या विचार आए, आपके मन में क्या विचार आए। तीसरा नंबर, ये 3 क्वेश्चन के जवाब आप कॉपी में लिख लेंगे, फिर हमें बताएंगे कि ये
इंटरव्यू क्यों देने आए हैं, यहां आने से पहले आपके मन में क्या विचार आया, और यहां से जाने के बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां से जाने के बाद आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आप लिख करके हमें व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है, आज की क्लास को मैं क्लोज करता हूं, फिर कल तक मैं आपका फिजिक्स कंप्लीट कर दूंगा मैं। ठीक है, और साइंस फिर उसके बाद जो बचता है वो आ जाएगा।